हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस क्लास 3 में। आज भी मैं आपके लिए 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ गई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो आप इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ ही है बहुत सारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो 25 क्वेश्चन के थ्रू हम 100 से ज़्यादा चीज़ें जानेंगे यहाँ पर। तो ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो आपका पहला सवाल है, विच हार्मोन डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज मेलिटस? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रिनलिन। इसका सही जवाब है इंसुलिन। तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलिटस, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये मेलिटस है, ये इंसिपिडस है। और डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज गॉइटर। ये कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, जीवक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ अजातशत्रु, बिंबिसर, उदयन, कलाशोका। इसका सही जवाब है बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? हरियांक डायनेस्टी के फाउंडर थे। एंड जीवक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ किंग बिंबिसार एंड बुद्धा। जीवक लिव्ड इन राजागृह, प्रेजेंट डे राजगीर जिसे कहा जाता है, इन द 5th century BCE. Bimbisar sent Jivaka to treat the ruler of Avanti, प्रद्योत, who had jaundice. तो अवंती के जो रूलर थे प्रद्योत, उनको जॉन्डिस हुआ था। तब बिंबिसार ने जीवक को उनके पास भेजा था उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? बेकरेल, मदम क्यूरी, रदरफोर्ड, शैडविक। तो सही जवाब क्या है? रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था? तो बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था, लेकिन इसको रेडियो एक्टिविटी नाम किसने दिया था? मदम कुरी ने दिया था एक्चुअली। मदम कुरी ने रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में काम किया और पोलोनियम और रेडियम डिस्कवर किया। रादरफोर्ड और शैडविक ने क्या डिस्कवर किया? तो एक परमाणु के अंदर, मतलब एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इनमें से रदरफोर्ड जो है उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और शैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया? प्रोटॉन, और शैडविक ने न्यूट्रॉन, और मदम कुरी ने पोलोनियम और रेडियम नामक 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ हिज हस्बैंड पियरे कुरी। ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के ऊपर एक क्लास मैंने प्रोवाइड किया था, जाकर आप देख सकते हैं। अब आपका सवाल है, व्हिच इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर? इंद्रावती, वेदावती, वीमा, सीना। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंद्रावती। तो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स इन त्रिम्बकेश्वर हिल एंड फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। और इसके इधर है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इधर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या है? प्रवरा, मंजीरा, मन्यार, ये तीनों है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या है? दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, साबरी। तो ये नाम आप याद रखेंगे। अब देखते हैं, वेदावती, भीमा और सीना रिवर जो है ये कौन से रिवर के ट्रिब्यूटरीज है? देखिए, सीना रिवर जो है भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और भीमा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आप याद रखेंगे। ऐसे ही याद रखना कि सीना रिवर भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और भीमा है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी। वेदावती रिवर जो है ये तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है और तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, which articles of the constitution safeguard the right to freedom of religion? 14 to 18, 25 to 28, 19 to 22, 29 to 30। कौन से आर्टिकल्स के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? आर्टिकल 25 टू 28। देखिए, 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18,
राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल्स के ऊपर ट्रिक्स प्रोवाइड किया है मैंने, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आपका सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ तबला प्लेयर? तो इनमें से कौन तबला प्लेयर नहीं है? तो इसका सही जवाब है शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा संतूर प्लेयर है। शिव कुमार शर्मा के सिवा भजन सोपोरे भी एक फेमस संतूर प्लेयर है। इसका मतलब जकीर हुसैन, विक्रम घोष और अल्लाह रखा जो है ये तबला प्लेयर है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो इनमें से कौन से स्पोर्ट्स के साथ डबल फॉल्ट वर्ड एसोसिएटेड है? इसका सही जवाब है टेनिस। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज टेनिस, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट से रिलेटेड। तो टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्मैश, ड्यूस, एसे, नेट प्ले, बैकहैंड, लव, सर्विस, डबल फॉल्ट, ड्रॉप शॉट, ब्रेक पॉइंट, ग्रैंड स्लम। हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बैक स्टिक, बुली, पेनल्टी स्ट्रोक। फुटबॉल से रिलेटेड देखिए, फुटबॉल से रिलेटेड जो अनकॉमन वर्ड्स है वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे कि पेनल्टी किक, स्टॉपर, रेड कार्ड, बनाना किक। क्रिकेट देखिए, पेविलियन, डेड बॉल, नो बॉल, गुगली, चाइना मैन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखेंगे कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? डिफेंस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है कौन सा एक्सपेंडिचर? इसका सही जवाब है डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो देखिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज द मनी दैट गवर्नमेंट स्पेंड्स on welfare and development programs. It includes expenditure on economic services, social and community services and grants to states. और डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है देखते हैं। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर डेब्ट, सब्सिडीज एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? इनमें से कौन मॉडरेट नहीं है? विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है विपिन चंद्र पाल, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट है। तो कुछ मॉडरेट्स और कुछ एक्सट्रीमिस्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एक्सट्रीमिस्ट में देखिए, लाल बाल पाल ऐसे याद रखेंगे आप। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और उनके सिवा अरविंद घोष भी एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट्स में देखिए, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एस.एन. बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तायब जी। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए आपका सवाल है, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मेघालय। तो नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका जवाब आपको देना चाहिए, बहुत ही इजी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? ओडिशा में है। ओडिशा में 2 नेशनल पार्क है, भीतरकनिका, सिमलीपाल। मेघालय में भी 2 है, बलफक्रम, नौकरेक रिज नेशनल पार्क। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क, केलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुद्रा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क है, बांधवगढ़, डायनासोर फॉसिल्स, पेंच, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सातपुरा, वन विहार। देखिए, नेशनल पार्क्स को याद रखने के लिए भी मैंने ट्रिक्स प्रोवाइड किया है, इसके लिए वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम सॉलिडिफाइड लावा?
मार्बल, बेसल्ट, सैंडस्टोन, स्लेट। तो इनमें से कौन सा रॉक जो है लावा सॉलिडिफिकेशन की वजह से बना है? तो इसका सही जवाब है बेसल्ट। देखिए 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, 3 टाइप्स, रॉक्स के 3 टाइप्स है, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स जो है मैग्मा या लावा सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनता है, कोई लेयर नहीं होता इनमें और हार्ड होते हैं रॉक्स। इनमें स्लो मैग्मा कूलिंग इंट्रूसिव रॉक्स है, रैपिड लावा कूलिंग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। एग्जाम्पल देखिए ग्रानाइट, ऑब्सीडियन, तो ये दोनों है इग्नियस। बेसल्ट भी इग्नियस रॉक है। अब देखिए सेडिमेंटरी जो है फॉर्म्स फ्रॉम सेडिमेंट कॉम्पैक्शन, इसमें लेयर होता है। और एग्जाम्पल देखिए सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल। मेटामॉर्फिक देखिए फॉर्म्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक्स, कोई इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, सेडिमेंटरी रॉक भी मेटामॉर्फिक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या फिर कोई और मेटामॉर्फिक रॉक भी मेटामॉर्फिक में ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए स्लेट, मार्बल। तो ये जो 3 टाइप के रॉक्स है इनके एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद रखेंगे। अब आपका सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? रीजियनल काउंसिल, नीति आयोग, एनर्जीज एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है? सही जवाब है नीति आयोग। तो देखिए प्लानिंग कमीशन जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1950s को टू क्रिएट 5 years प्लान फॉर द कंट्री। एंड द नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वाज क्रिएटेड ऑन January 1, 2015। तो ये साल और तारीख आप याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015, एज अ पॉलिसी थिंक टैंक एंड एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग जो है ये पॉलिसी थिंक टैंक है, ये भी याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, कब एस्टैब्लिश हुआ था याद रखेंगे। नीति आयोग के प्रेजेंट CEO है BVR सुब्रमण्यम, चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। अब देखिए आपका सवाल है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट MP is positive but decreasing, it means total product is increasing at a diminishing rate, total product is decreasing, total product is increasing at a constant rate, total product is increasing at a accelerating rate। तो इनमें से सही जवाब क्या है? इसका जवाब जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए टोटल प्रोडक्ट जो है ये क्या होता है? ये टोटल आउटपुट होता है जो एक फर्म अपने सभी इनपुट्स को यूज करके बनाती है। मतलब एक फैक्ट्री अगर अपने वर्कर्स और मशीन के साथ 100 यूनिट्स बनाती है तो ये है टोटल प्रोडक्ट। और वहीं पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? अगर एक एक्स्ट्रा इनपुट जैसे कि एक और वर्कर ऐड करे, कितना एडिशनल आउटपुट बनेगा। पहले का आउटपुट इतना था तो एक एक्स्ट्रा इनपुट के वजह से जो एडिशनल आउटपुट होगा, सपोज एक फैक्ट्री है, चलिए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उस फैक्ट्री में एक वर्कर काम करता है, एक वर्कर काम करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट प्रोडक्ट जो बना ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक और वर्कर ऐड करता है इसमें। अब इस वर्कर को ऐड करने के बाद क्या बना टोटल प्रोडक्ट? इस वर्कर को ऐड करने के बाद टोटल प्रोडक्ट बनता है 18 यूनिट। पहले 10 यूनिट था, अब 18 यूनिट हो गया। तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। ये 8 यूनिट है मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ आया? तो इसका सही जवाब है टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्यों है और कैसे है देखिए, अभी रिलेशनशिप देखेंगे हम। देखिए व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पर देखिए ये लाइन जो है टोटल प्रोडक्ट का लाइन है और ये जो लाइन है ये मार्जिनल प्रोडक्ट का लाइन है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट।
उसके बाद देखिए व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है। यही हमारा आंसर था। अब देखिए जब मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तब टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। यहाँ पर कांस्टेंट रेट में इंक्रीज कर रहा है टोटल प्रोडक्ट। अब देखिए व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, कहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है तब टोटल प्रोडक्ट देखिए क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है। अब जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब जीरो के बाद यहाँ से नेगेटिव है, तो टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है। इस लाइन के बाद डिक्लाइन कर रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव है टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है। तो ये रिलेशन याद रखेंगे आप, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं या फिर ग्राफ से भी याद रख सकते हैं। अब आपका सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंशिएंट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिमिलर टू वीणा? सितार, रुद्रवीणा, सरोद, संतूर। तो वीणा से सिमिलर है कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इसका सही जवाब है रुद्रवीणा। देखिए ये है वीणा और ये है रुद्रवीणा। तो रुद्रवीणा जो है वीणा से सिमिलर है, और ये सितार है, ये सरोद है, ये संतूर है। ये सभी के सभी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए आपका सवाल है द ट्रेडिशनल कुम्मी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार। तो कुम्मी डांस जो है कौन से स्टेट का फोक डांस है? देखिए फोक डांसेस के ऊपर भी मैंने क्लास प्रोवाइड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। कुम्मी डांस जो है तमिलनाडु का डांस है। देखिए ट्रेडिशनल कुम्मी डांस इज एसोसिएटेड विथ द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इट ऑल्सो पॉपुलर इन केरला। तो तमिलनाडु और केरला में कुम्मी डांस किया जाता है। कुम्मी इज अ फोक डांस दैट इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन अ सर्कल। देखिए वुमेन जो है सर्कल में ये डांस कर रही है, तो ये है कुम्मी डांस। अब आपका सवाल है अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामत्त, धम्म धीराज, धम्म अधिकारी, धम्म अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है धम्म महामत्त। तो अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामत्त, दे ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन द एम्पायर एंड प्रीच धम्म टू द सब्जेक्ट्स। अब देखिए आपका सवाल है बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनमें से कौन सा एजेंसी है जो बैंक रेट डिसाइड करता है? तो इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई ही इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी जो है, तो इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट करता है। तो फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो जो पॉलिसी रेट्स है वो एट प्रेजेंट क्या है देख लेते हैं। तो रेपो रेट है 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75%, बैंक रेट है 6.75%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35। तो रेपो रेट है 6.5% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। अब रिजर्व रेशियो देखिए, कैश रिजर्व रेशियो है 4.5% और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 18%। तो सीआरआर है 4.5, एसएलआर है 18%। बैंक रेट कितना है 6.75%, रेपो रेट कितना है 6.5%। ये कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डोगरी, बोडो, पर्शियन, सांथाल। तो इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स है, टोटल कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स है, और 12 शेड्यूल्स को मैंने ट्रिक्स के थ्रू याद करवाया है, इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है पर्शियन। पर्शियन जो है ये 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। तो देखते हैं 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस है।
असमीज बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। टोटल 22 लैंग्वेजेस है। याद रखेंगे ये बात। और लैंग्वेजेस के नाम भी याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे जवाब देंगे, है ना। इसीलिए 22 लैंग्वेजेस का नाम ही याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थे 1950 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब 14 लैंग्वेजेस थे 8th शेड्यूल के अंडर। उसके बाद 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी लैंग्वेज ऐड किया गया। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड किया गया। उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ऐड किया गया। तो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ऐड किया गया, ये आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग? साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, केनिया। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, बी फॉर ब्राजील है तो ये आंसर नहीं है। आर है रशिया, आई है इंडिया, सी है चाइना, तो चाइना भी पार्ट है तो ये आंसर नहीं है। साउथ अफ्रीका भी पार्ट है तो ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? केनिया। ये है सही आंसर। जो केनिया जो है ये ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए ब्रिक्स के मेंबर कौन से हैं। तो ओरिजिनल मेंबर कितने हैं? ओरिजिनल मेंबर है 4, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना जो है ओरिजिनल मेंबर्स है। तो पहले नाम क्या था? ब्रिक, ब्रिक था पहले नाम। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में, नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया, एस ऐड हो गया तो ब्रिक्स हो गया। अब देखिए 2024 में और 4 कंट्रीज ऐड हुए हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो एट प्रेजेंट ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं? पहले 5 और अब 4 और ऐड हुए हैं, तो टोटल 9 मेंबर्स है ब्रिक्स में। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। 9 मेंबर्स कौन कौन से हैं और पहले 5 मेंबर्स और शुरू में कौन से 4 मेंबर्स थे, बाद में 2010 में कौन ऐड हुआ? साउथ अफ्रीका। उसके बाद 2024 में कौन कौन ऐड हुआ? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। ये सब आप याद रखेंगे। एक और चीज़ याद रखना है, 16th ब्रिक्स समिट जो है ये कहाँ पर हुआ? रशिया के कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक। अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? एपिलिएट, ओरिजिनल, एडवाइजरी, फिनेंशियल। तो इसका सही जवाब है फिनेंशियल। तो सुप्रीम कोर्ट के पास फिनेंशियल जुरिस्डिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कौन से जुरिस्डिक्शन है? देखिए, ओरिजिनल, एपिलिएट, एडवाइजरी। इसके सिवा रीट जुरिस्डिक्शन है और कुछ स्पेशल पावर्स है। अब देखिए आपका सवाल है, द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? मेडिसिन, सोशल वर्क, लिटरेचर, सिनेमा। देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने प्रोवाइड किया है, जाकर देख सकते हैं आप। तो इसका सही जवाब है लिटरेचर। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है लिटरेचर में प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड जो कि मेडिकल कैटेगरी में दिया जाता है वो है बीसी रॉय अवार्ड। और इंडियन सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड क्या है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। तो कौन सा अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपका सवाल है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स, इंडियाज बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ नेपाल इज वरुणा, सूर्य किरण, बोल्ड कुरुक्षेत्र, गरुड़ा शक्ति। तो नेपाल के साथ इंडिया का कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? इसका सही जवाब है सूर्य किरण। देखिए, वरुणा एक्सरसाइज जो है ये नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच होता है।
बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। गरुड़ा शक्ति जो है आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। और सूर्य किरण जो है ये भी एक आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच होता है। अब देखिए, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें से कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया है? इसका सही जवाब है 21A। तो आर्टिकल 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन के लिए है ये आर्टिकल, जो कि एक फंडामेंटल राइट है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एजेस 6 to 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। और इसके लिए आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2 आर्टिकल को अमेंड किया गया। एक आर्टिकल है आर्टिकल 45, जिसमें कहा गया है स्टेट मस्ट प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे आर 6 years ऑफ ओल्ड। ये DPSP के अंडर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी में भी आर्टिकल 51A को अमेंड किया गया है। अ न्यू ड्यूटी फॉर पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन बिटवीन एजेस 6 to 14 ईयर्स। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि 2002 में पास हुआ, उसके थ्रू आर्टिकल 21A ऐड हुआ और आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A जो है ये अमेंड हुआ है। ये सभी के सभी आर्टिकल्स जो है चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अब आपका सवाल है मसल क्रैम्प इज कॉज्ड बाय। तो मसल क्रैम्प किस कारण होता है? इसका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन के कारण मसल क्रैम्प होता है। देखिए, ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, जब हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जो ब्लड के ज़रिए मसल्स तक पहुंचते हैं। ये दोनों मिलकर एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एनर्जी बनाते हैं। ATP है एनर्जी, तो एनर्जी बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए जब हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा रिगोरस एक्सरसाइज करें तो हमारे दिल और लंग्स इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते हैं जितनी मसल्स को चाहिए। इस कंडीशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के बिना पार्शियली ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और लैक्टिक एसिड के वजह से मसल्स में फैटिक और क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के सिवा पार्शियली ब्रेकडाउन होकर लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और यही लैक्टिक एसिड मसल में एक्यूमुलेट होकर मसल क्रैम्प का कारण बनता है। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट, अब आपका सवाल है, ये लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? ग्रीन, ब्लू, रेड, वायलेट। इनमें से कौन सा लाइट जो है जिसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है? तो इसका सही जवाब है रेड लाइट। तो रेड लाइट का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देखिए, अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ रहा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो है और इधर है हाई। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ का रिवर्स रिलेशन है, तो फिर इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है। यहाँ पर वेवलेंथ कम है, लो है वेवलेंथ, और इधर वेवलेंथ हाई है, ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कोई भी एक याद रखिए, बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आप फ्रीक्वेंसी याद रखिए, तो लो फ्रीक्वेंसी इधर है और हाई फ्रीक्वेंसी इधर है। तो अब देखिए, रेडियो वेव्स जो है सबसे लो फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल लाइट, उसके बाद UV, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रेज जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना पड़ेगा इसी सीक्वेंस में। अब देखिए विजिबल लाइट में भी रेड जो है इसका सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है और वायलेट जो है इधर वायलेट का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो बस यही तक थी ये क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है, क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशंस हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।